Hello everyone and welcome to today's class. आज हम हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये लेक्चर जो है वो डिसेबिलिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के लेक्चर्स की कड़ी में ही एक और डिस्कशन है। हमने अभी तक कई सारे क्लासिफिकेशंस को जाना है, समझा है और इंडिविजुअली पढ़ा भी है। उसी कड़ी में आज हम हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, यानी श्रवण क्षमता में यदि किसी किस्म का अभाव है तो उस व्यक्ति को हम हियरिंग इम्पेयर्ड मानते हैं, उसे सुनने में समस्या आती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हियरिंग लॉस की अलग अलग डिग्रीज क्या होती हैं, यानी सुनने की क्षमता की क्या क्या अलग स्तर हैं अभाव के, और इस लॉस का कितने प्रकार होते हैं। सो दीज 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। शुरुआत करते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, यानी यदि हम उसे परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा दो भागों में बट जाती है। क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड सुनने में तो हमें समझ में आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी श्रवण क्षमता में किसी ना किसी प्रकार की डेफिसिट हो, अभाव हो, वो ढंग से या सामान्य रूप से उसकी सुनने की क्षमता ना हो। परंतु जब भी हियरिंग इम्पेयरमेंट के डिफाइन करने की बात आती है तो हम दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। पहला होता है हार्ड ऑफ हियरिंग और दूसरा होता है डेफ। सुनना और ऊंचा सुनना और बहरापन ये सभी अलग अलग चीजें हैं। सामान्य क्षमता अलग होती है। ऊंचा सुनना यानी कि व्यक्ति कुछ हद तक सुन सकता है, और बहरापन यानी व्यक्ति आवाज़ों में किसी प्रकार की कोई जो है डिफरेंस नहीं कर सकता। उसकी आवाज़, जो भी आवाज़ उसके कान पर गिर रही है, वो ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो रही, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू मेक एनी सेंस ऑफ साउंड। सो हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव तो है, बट वो फिर भी कम्युनिकेशन स्किल यानी एक दूसरे से बातचीत करने की जो कौशल है उसको डेवलप कर लेते हैं बाय यूजिंग द ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी चैनल यानी जो भी श्रवण शक्ति उनकी है, जितनी भी, चाहे वो अभाव में ही क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, डेफिशिएंट ही क्यों ना हो, इस डेफिशिएंट श्रवण शक्ति को इस्तेमाल करके भी वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो जो भी अपनी कम हियरिंग एबिलिटी है उससे भी स्पीच को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अपनी खुद की लैंग्वेज और स्पीच स्किल्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, ये कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन है एज कंपेयर टू बहरापन। हार्ड ऑफ हियरिंग थोड़ी हद तक सुन पाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर लेते हैं, अपना खुद का स्टाइल एक स्पीच का और लैंग्वेज का डेवलप करने में सक्षम होते हैं। जो डेफ कैटेगरी है, जो सेकेंड ग्रुप है हियरिंग इम्पेयर्ड का, इनकी हियरिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सिवियर होती है कि ये स्पीच जो है बातचीत को ना तो समझ पाते हैं और इन्हें दूसरे सेंसेस पे निर्भर होना पड़ता है बात करने के लिए या स्पीच को समझने के लिए, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो इनके कान में ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो पा रही हैं, एंड इसलिए इतनी सिवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम डेफनेस या बहरेपन की, संपूर्ण बहरेपन की श्रेणी में डालते हैं। जहां हार्ड ऑफ हियरिंग श्रेणी के व्यक्ति अपने ऑडिटरी चैनल का इस्तेमाल करके फिर भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, यानी वो अपने कानों की कम क्षमता का इस्तेमाल करके भी या लिमिटेड सीमित क्षमता का इस्तेमाल करके भी स्पीच डेवलप कर लेते हैं। बट डेफ कैटेगरी के इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें दूसरे चैनल्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। उनके ऑडिटरी चैनल्स काम नहीं कर रहे, श्रवण शक्ति के आधार पर वो स्पीच डेवलप नहीं कर पाते, उन्हें विजुअल चैनल के ऊपर जैसे कि निर्भर होना पड़ता है या फिर सेंस ऑफ टच पे निर्भर होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कर पाते हैं और सामने वाले के बोलने के लहजे से, उसके होठों के मूवमेंट से, जैसे हम लिप रीडिंग कहते हैं, तो उसके माध्यम से देखकर वो पता लगाते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, सुनकर वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो ये दो बड़ी कैटेगरीज होती हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, और जब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट को समझना भी चाहें तो हमें हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ को परिभाषित करना पड़ता है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, यानी सुनने की क्षमता का अभाव है तो क्या हम इसको नाप सकते हैं, किसी किस्म से मेजर कर सकते हैं कि ये जो अभाव है वो कितना हद तक है, किस डिग्री तक है।
तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की जहाँ तक बात है, तो जब भी हम किसी के श्रवण शक्ति को भी अगर मेजर करें कि यह कोई व्यक्ति को एनालाइज करना है कि उसकी सुनने की क्षमता कैसी है, तो वो एनालाइज होता है बाय द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू हियर साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिचेस, यानी अलग अलग स्वरमान, पिच को हम स्वरमान कहते हैं हिंदी में। एक होती है तीखी आवाज, एक होती है मध्यम आवाज। तो ये पिच या फ्रीक्वेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। हाई पिच्ड आवाज, कुछ लोगों की आवाज बहुत तीखी श्रिल आवाज होती है, वो हम पिच से पकड़ते हैं। सो व्यक्ति के सुनने की क्षमता को यदि आप एनालाइज करना चाहें तो वो उसकी क्षमता होती है एक तो पिच को पकड़ने की, साउंड के स्वरमान को पकड़ने की, और दूसरा उसकी प्रबलता को पकड़ने की, इंटेंसिटी या लाउडनेस को पकड़ने की, बहुत तेज भारी आवाज है या सॉफ्ट मध्यम आवाज है। सो these two capacities to be able to hear different pitches and level of loudness, इससे हम व्यक्ति के हियरिंग कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं। अब लाउडनेस ऑफ अ साउंड, जो व्यक्ति के साउंड की सुनने की जो प्रबलता है उसको मेजर करते हैं हम डेसिबल्स में, डीबी डेसिबल्स में। अब जो कुछ साउंड हैं वो हाई पिच या लो पिच के होते हैं, और जो नॉर्मल लाउडनेस का लेवल है वो भी डेसिबल में एक रेंज में आता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्मल लाउडनेस का रेंज आता है 0 से 26 डेसिबल्स के बीच में। यानी कोई आवाज 0 से 26 डेसिबल की लाउडनेस की है तो वो एक सामान्य आवाज है, और व्यक्ति यदि इस डेसिबल की आवाज को सुन लेता है तो उसकी श्रवण शक्ति को भी सामान्य माना जाता है। जो व्यक्ति 0 से 26 डेसिबल की लाउडनेस या प्रबलता की आवाज को सुन लेता है, सुनने की क्षमता रखता है, उसकी श्रवण शक्ति को हम सामान्य मानते हैं। जैसे जैसे ये डेसिबल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस में बढ़ोतरी होती जाती है। 0 से 26 तक सामान्य है, और उसके बाद यदि उससे भी तेज उस रेंज की आवाज यदि व्यक्ति नहीं सुन सकता और उससे तेज आवाज ही सुन सकता है, तो कितनी तेज आवाज सुन सकता है उसके आधार पर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को हम लेवल 1, 2, 3 और 4 में विभाजित करते हैं। लेवल 1 का डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस वो माना जाता है जिसके अंदर 35 से 54 डेसिबल की आवाज ही व्यक्ति सुन पाता है। 0 से 26 डेसिबल की आवाज को हम नॉर्मल मानते हैं, यानी 35 से 54 डेसिबल उससे तेज आवाज होगी, उससे ज्यादा प्रबल आवाज होगी, लाउड आवाज होगी। सो ऐसे इंडिविजुअल्स जो 35 से 54 डेसिबल की प्रबलता या लाउडनेस की आवाजों को सुन पाते हैं उन्हें हम लेवल 1 डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस से ग्रसित मानते हैं। ये कोई स्पेशल इन्हें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये रूटीन में अपने स्पेशल स्पीच को या फिर हियरिंग एड के माध्यम से ये काम चला लेते हैं, अपने सामान्य जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। लेवल 2 में 55 से 69 यानी 55 to 69 डेसिबल की रेंज में यदि आवाज आप सुन पा रहे हैं, उससे कम में नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसे लेवल 2 ऑफ द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस माना जाता है। इन्हें स्पेशल स्कूल, स्पेशल प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, स्पेशल स्पीच को अक्वायर करने के लिए स्पेशल हियरिंग और लैंग्वेज असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। लेवल 3 डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस वे मनुष्य इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें 70 से 90 यानी 70 to 89 डेसिबल की आवाज सुनाई देती है। ये कैटेगरी जो है ये डेफनेस की कैटेगरी है। इन्हें रूटीनली आपको स्पेशल क्लास, स्पेशल प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, स्पेशल स्पीच, हियरिंग, एजुकेशनल असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आता है लेवल 4। इनका सुनने का क्षमता जो है वो सिर्फ 90 डेसिबल और उसके ऊपर की आवाज़ों का ही है, यानी बहुत तेज आवाज़ें सुन पाते हैं 90 डेसिबल्स की, और उसके अलावा वो आवाज़, उससे कम डेसिबल की आवाज़ को वो नहीं सुन पाते हैं। So these are the 4 levels of degree of hearing loss, जिसमें हम डेसिबल के माध्यम से मेजर करते हैं कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता किस रेंज की है। सामान्य को हम 0 से 26 डेसिबल की आवाज को मानते हैं, आप उसको सुन सकते हैं तो आपको नॉर्मल श्रवण क्षमता का माना जाता है, और उसके बियॉन्ड आपको लेवल 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया जाता है as far as degree of hearing loss is concerned. Then we come to this another aspect, that is types of hearing loss.
हियरिंग लॉस का जहाँ लेवल है वो तो हमने देख लिया, पर अगर टाइप की बात करें तो दो तरीके होते हैं हियरिंग लॉस के प्रकार को समझने के। एक होता है यदि कान के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल, शारीरिक या फिर तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई समस्या है या तंत्रिकीय समस्या है, तो उसे हम एक कैटेगरी में मानेंगे। अगर सरलता से इसको देखने की कोशिश करें तो जो साउंड है वो हमारे मस्तिष्क तक एक ऑडिटरी नर्व द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ऑडिटरी नर्व द्वारा, ये एक ऐसी नर्व है जो हमारे साउंड को कान हमारा साउंड का इनपुट है और वो वहाँ से ट्रांसमिट होती है ब्रेन को। ये नर्व जो है अंदरूनी कर्ण, अंदर के कान, इनर ईयर से बिगिन होती है और ये ऑडिटरी नर्व जो है वो एक्टिवेट होती है अलग अलग कान के अलग अलग हिस्सों के ऑपरेशन से। यानी इस ऑडिटरी नर्व को भी संपूर्ण या सही ढंग से कार्य करने के लिए कान के अलग अलग हिस्सों को भी ढंग से कार्य करना जरूरी है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो कान के हैं वो या तो बाहरी कान के हो सकते हैं, जिसमें जो कान जो हमें नजर आता है वो ऑडिटरी कनाल, यानी जो अंदर से हमें सुरंग नुमा कान के अंदर जो नजर आती है वो। मिडल ईयर जिसमें आपके कान का पर्दा आता है, छोटी छोटी 3 हड्डियां आती हैं, और फिर आता है इनर ईयर। अब साउंड जो है वो कान के आउटर ईयर से होता हुआ मिडल ईयर होकर और इनर ईयर में पहुंचता है, जहां पे ऑडिटरी नर्व शुरू होती है। ये ऑडिटरी नर्व आवाज को या साउंड को ट्रांसमिट करती है ब्रेन में, और वहां आप समझ पाते हैं कि आवाज क्या है, उसका अर्थ आप निकालते हैं। जब हियरिंग लॉस इस ऑडिटरी नर्व के ट्रांसमिशन की समस्या से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी यदि आपके कान में ये जो तंत्रिका, ये जो नर्व है, ये ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो उस हियरिंग लॉस को आप बोलेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिशन में किसी किस्म के डिफेक्ट की वजह से अराइज होती है। और हो सकता है कि आपका जो कर्णावर्त है यानी कॉक्लिया, कॉक्लिया भी आपके कान का ही एक कंपोनेंट है, इसे हम हिंदी में कर्णावर्त कहते हैं। ये एक फ्लूइड फिल्ड ट्यूब है, आपके अंदरूनी कान में पाई जाती है, जिसके अंदर सारी सेंसरी सेल्स जो है वहाँ पाई जाती हैं। और सेंसरी न्यूरल लॉस इस कॉक्लिया के ढंग से कार्य ना करने पर, ऑडिटरी नर्व के ढंग से कार्य ना करने पर की वजह से इस किस्म का हियरिंग लॉस अराइज होता है, जिसमें आवाज आप रिसीव तो करते हैं बट ब्रेन तक उसका ढंग से ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। दूसरा प्रकार है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक या फिर तांत्रिकीय डिफेक्ट में जो आता है, वो दूसरा प्रकार है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये जो है आउटर ईयर और मिडल ईयर को कवर करता है, जहां सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इनर ईयर को, यानी कान के सबसे अंदरूनी हिस्से में यदि कोई डिफेक्ट है, ऑडिटरी नर्व ढंग से ट्रांसमिट नहीं कर रही है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। और यदि बाहरी कान और मध्य कान का मध्य हिस्सा, यदि उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, यदि उसमें साउंड ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, साउंड वेव्स ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो रही है फ्रॉम द आउटर ईयर थ्रू द मिडल ईयर, तो उस केस में आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस माना जाता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस आमतौर पर यदि कान में जो हमारा ईयर वैक्स होता है, जब हम कान में उंगली डालते हैं तो चिपचिपा पदार्थ हमारे कान में रिजाइड करता है, जिसे हम वैक्स कहते हैं। यदि बहुत ज़्यादा वैक्स का बिल्डअप हो गया है, बहुत ज़्यादा वैक्स ऑडिटरी कैनाल में हो गई है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस आता है। अगर कान के पर्दे में छेद हो गया है, पंक्चर हो गया है वो, तो भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की श्रेणी में आता है। और जो 3 छोटी छोटी बोन्स हैं जो मिडिल ईयर में पाई जाती हैं, उनका यदि कैल्सिफिकेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की श्रेणी में जो है वो आता है श्रवण शक्ति का अभाव। दूसरा आधार है टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को कैटेगराइज करने का, ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस, यानी जब भी हियरिंग लॉस किसी बच्चे में आया है तो कब आया है। यदि उसका खुद की लैंग्वेज या स्पीच डेवलप होने से पहले ही उसने अपनी श्रवण शक्ति खो दी है, तो उसे कहते हैं प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। यानी बच्चा बहुत पहले अपनी खुद के बोलने की क्षमता को डेवलप करने से पहले ही
अपने श्रवण शक्ति को खो चुका है, तो उस केस में हम कहते हैं प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। और यदि बच्चा अपनी बोलने चालने की क्षमता, स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप तो कर गया, पर उसके बाद किसी कारणवश, किसी इन्फेक्शन से, किसी चोट की वजह से उसका श्रवण शक्ति का लॉस हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस, यानी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बाद होने वाला हियरिंग लॉस। बहुत ज़रूरी होता है कि हियरिंग लॉस आया कब है, ये बहरेपन को परिभाषित करने में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा बच्चा जो अपनी बोलने की या स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले ही श्रवण शक्ति को खो चुका है, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा एजुकेशनली प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा उसे स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू दोज किड्स जिन्हें पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस हुआ है, जब वो आवाज़ों को और लैंग्वेज को डेवलप कर चुके हैं, समझना शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद यदि हियरिंग लॉस होता है तो उन बच्चों को प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस वाले बच्चों से तुलनात्मक रूप से समस्या कम आती है। तो दो आधार पर हम हियरिंग लॉस को विभाजित करते हैं, का प्रकार बताते हैं। पहला होता है शारीरिक या तंत्रिकीय आधार, जिसमें या तो ऑडिटरी नर्व में या आउटर या मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बताते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा, हियरिंग लॉस कब अराइज होता है, आपके स्पीच डेवलप होने से पहले या बाद में, उस आधार पर हम डिवाइड करते हैं प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस और पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस में। सो दैट्स ऑल अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट की परिभाषा को जाना, हमने ये भी देखा कि अलग अलग डिग्री डेसिबल के आधार पर या आवाज़ की प्रबलता के आधार पर हम किस तरीके से लॉस को या हियरिंग लॉस को विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। देन वी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस. So that's all for today's class. For notes on the topic, do check the description box below.